अब सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस की कमी है। जैसे मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे संविधान पढ़े ही नहीं, अपना अधिकार जानते ही नहीं। तो अपना अधिकार जानते ही नहीं तो आप मांगोगे कैसे? और आपका हक कोई और खा रहा है और वो खाते रहना चाहता है, वो चाहता है कि तुम ना जानो। देखो, बाबा साहब ने कहा था कि सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा आपको, शिक्षा नहीं मिलेगी मुफ्त में। शिक्षा अगर मुफ्त में नहीं मिलेगी तो आप नहीं बढ़ पाओगे आगे। और शिक्षा मुफ्त में क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि शिक्षित हो जाओगे तो सवाल पूछोगे आप, और सत्ता नहीं चाहती है आप सवाल पूछो, ठीक है ना? सत्ता नहीं चाहती है आप सवाल पूछो। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो आपको अंधेरे में रखा जाएगा और आपके अधिकारों से वंचित किया जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनाइज तरीके से शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, कॉस्टली किया जा रहा है, इतना हाईली कॉस्टली किया जा रहा है कि आपके बच्चे अगर डॉक्टर, मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर गए तो आपकी क्षमता नहीं कि उसको पढ़ा पाए। और यही चाहते हैं वो जो इस व्यवस्था में है, या जो इस व्यवस्था को लाना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप बहुत शिक्षित नहीं हो पाओ, क्योंकि बहुत शिक्षित होना उनके लिए खतरनाक है। दूसरा सेक्शन है एक आर्टिकल 19, ये पेज नंबर 6 पे है, नेक्स्ट पेज पे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि फंडामेंटल राइट है। किसी को भी कुछ भी अपना राय व्यक्त करने का, बोलने का अधिकार है। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत सरकार को बोलने से ही है। आप बोल नहीं सकते। इवन जो यूट्यूबर, अब रोजगार नहीं है, यूट्यूब करके छोटी छोटी अपनी जीवन अर्चन कर रहे हैं, उनके भी अगर कंटेंट में थोड़ी सी भी कोई बात आ जाए तो उनका चैनल स्ट्राइक हो जाता है। अब ये सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे पास एक तो नौकरी नहीं, आपको नौकरी देने के लिए नहीं है, हम कोई रोजगार नहीं कर सकते, रोजगार के लिए पूंजी चाहिए। तो हम कम से कम पूंजी में अगर हम यूट्यूब का बिजनेस करते हैं, और उसको भी सरकार दबाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। अब तो कानून लाने जा रहे हैं, जिसमें आप कोई भी विवादित कंटेंट अगर डाल देंगे तो आपको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और वहां एफआईआर कर दिया तो कोर्ट में सुनवाई होगी उसकी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम लूट रहे हैं, पीट रहे हैं, अपनी आंखों के सामने अपनी लूटती हुई संपत्ति देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे हैं। तो अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपकी संपत्ति जो लूट जाएगी तो लूट ही जाएगी। आप भी एक दिन अरेस्ट कर लिए जाओगे, जेल भेज दिए जाओगे, आप कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है आपके खिलाफ। अच्छे लोगों के हाथ में नहीं रहेगा तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ठीक है ना? तो उसका उदाहरण अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप निकालिए पेज नंबर 5, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 इज हेडिंग फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो हम बिजनेस करते हैं वो हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये आर्टिकल ये कहता है कि हर आदमी को बराबर अधिकार है अपना बिजनेस करने का, या जो भी नहीं मिला, पेज नंबर 5, आर्टिकल 16। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें कोई भी आम जनता अपना काम, अपना रोजगार, अपना धंधा कर सकता है। अब ये सेक्शन कहता है कि देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अगर ऑफिस में भी कहीं एम्प्लॉयमेंट करनी है तो सबको बराबर अधिकार है। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, descent, place of birth, residence of any of them be ineligible or discriminated against in respect of any employment or office under the state। किसी भी स्टेट में या सेंटर में किसी भी आदमी को किसी भी कास्ट, रिलीजन और सेक्स के आधार पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते।
तो ये प्रावधान शुरू से ही आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार को इस पे काम करना चाहिए। लेकिन हम लोग इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अधिकार है आर्टिकल 16 में वो हमको नहीं मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस की कमी है। जैसे मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे संविधान पढ़े ही नहीं, अपना अधिकार जानते ही नहीं। तो अपना अधिकार जानते ही नहीं तो आप मांगोगे कैसे? और आपका हक कोई और खा रहा है और वो खाते रहना चाहता है, वो चाहता है कि तुम ना जानो। देखो, बाबा साहब ने कहा था कि सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा आपको, शिक्षा नहीं मिलेगी मुफ्त में। शिक्षा अगर मुफ्त में नहीं मिलेगी तो आप नहीं बढ़ पाओगे आगे। और शिक्षा मुफ्त में क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि शिक्षित हो जाओगे तो सवाल पूछोगे आप, और सत्ता नहीं चाहती है आप सवाल पूछो, ठीक है ना? सत्ता नहीं चाहती है आप सवाल पूछो। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो आपको अंधेरे में रखा जाएगा और आपके अधिकारों से वंचित किया जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनाइज तरीके से शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, कॉस्टली किया जा रहा है, इतना हाईली कॉस्टली किया जा रहा है कि आपके बच्चे अगर डॉक्टर मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर गए तो आपकी क्षमता नहीं कि उसको पढ़ा पाएं। और यही चाहते हैं वो जो इस व्यवस्था में है या जो इस व्यवस्था को लाना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि आप बहुत शिक्षित नहीं हो पाओ, क्योंकि बहुत शिक्षित होना उनके लिए खतरनाक है। दूसरा सेक्शन है एक आर्टिकल 19, ये पेज नंबर 6 पे है, नेक्स्ट पेज पे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि फंडामेंटल राइट है। किसी को भी कुछ भी अपना राय व्यक्त करने का, बोलने का अधिकार है। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत सरकार को बोलने से ही है। आप बोल नहीं सकते। इवन जो यूट्यूबर, अब रोजगार नहीं है, यूट्यूब करके छोटी छोटी अपनी जीवन अर्चन कर रहे हैं, उनके भी अगर कंटेंट में थोड़ी सी भी कोई बात आ जाए तो उनका चैनल स्ट्राइक हो जाता है। अब ये सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे पास एक तो नौकरी नहीं, आपको नौकरी देने के लिए नहीं है, हम कोई रोजगार नहीं कर सकते, रोजगार के लिए पूंजी चाहिए। तो हम कम से कम पूंजी में अगर हम YouTube का बिजनेस करते हैं और उसको भी सरकार दबाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। अब तो कानून लाने जा रहे हैं, जिसमें आप कोई भी विवादित कंटेंट अगर डाल देंगे तो आपको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये आर्टिकल 19 जो है, इसमें देखिए किस किस चीज की हमें आजादी है। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना कोई हथियार के हम इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह पीसफुली। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना पावरफुल टूल है कि हमारे समाज को यूनाइट करके आगे बढ़ाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अभी आपने सुना होगा पीछे की अमूल जैसे संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी से चल रही है, और आज देश के हर कोने में, विदेशों में भी उसका अपना एक महत्व है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश में कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप देखते हैं ना, आए दिन कभी महाराष्ट्र आवाज उठा रहा है, कभी आंध्र आवाज उठा रहा है, कभी कोई उठा रहा है कि यहाँ ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम किसी भी देश के किसी भी भाग में अपने को सेटल कर सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, इसमें किसी का कोई बैरियर नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, अभी क्या है, अभी ये है कि कास्ट बेसिस प्रोफेशन है। अब इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, कितनी सोची समझी चाल है। हमारे शिक्षित लोग भी इसके विरोध में कोई आवाज नहीं उठाते। क्या है, आप कास्ट के बेस पे आपका प्रोफेशनल वो वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी।
अगर आप लोहार हैं तो लोहे का काम सिखाया जाएगा, अगर कुम्हार हैं तो मिट्टी का काम सिखाया जाएगा, अगर बढ़ई हैं तो आपको लकड़ी का काम सिखाया जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। बट हमारे पास ना कोई आवाज उठाने वाला है, ना कोई बोलने वाला है। अभी देखिए अमेरिका में ट्रंप ने अगर कुछ गड़बड़ किया तो वहां पे 1400 प्रदर्शन हुए 2 दिन के अंदर। 1400 प्रदर्शन हुए और सरकार को नाक में दम हो गया और कुछ संस्थाओं ने ट्रंप के खिलाफ एफआईआर भी कर दिया, और वहां एफआईआर कर दिया तो कोर्ट में सुनवाई होगी उसकी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम लूट रहे हैं, पीट रहे हैं, अपनी आंखों के सामने अपनी लूटती हुई संपत्ति देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे हैं। तो अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपकी संपत्ति जो लूट जाएगी तो लूट ही जाएगी, आप भी एक दिन अरेस्ट कर लिए जाओगे, जेल भेज दिए जाओगे, आप कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है आपके खिलाफ। तो हमें जागरूक होना है। जागरूक कैसे होंगे? जब हम कुछ अवेयरनेस हासिल करेंगे, जब हम कुछ अपने को सशक्त करेंगे। एजुकेशन इज पावर, वो कहा है ना बाबा साहब ने, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हम जो है सोचते हैं कि झंडा उठाएं और हम कांवर उठाएं और हम ये करें वो करें। ये कौन ढो रहे हैं? ये सब हम ही लोग ढो रहे हैं। लेकिन हम कब जागेंगे, कब हमारी अकल आएगी, ये तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो प्रयास है, जो सबकी जैसी संस्था है, वो इसी प्रयास में कार्यरत है कि आपको आपकी अवेयरनेस, आपकी जानकारी, आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाया जाए और आपके अधिकारों को, जैसे वो कहते हैं ना कि जब आपको शक्ति का एहसास नहीं है, कोई अगर याद दिला दिया आपको कि आप तो कितने बलवान हो, तो आपके पास शक्ति आ जाती है। तो इसीलिए आप जाने कि आपका अधिकार क्या है और उस अधिकार को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आप अगर नहीं मांगेंगे, बच्चा भी नहीं रोता है तो माँ को समझ नहीं आता कि भूख लगी है इसको, और नहीं तो वो दूध नहीं मिलता है उसको। तो आप अगर जागरूक होंगे, आप अगर आवाज उठाएंगे, जहां है जिस लेवल पे आवाज उठाएं, जरूरी नहीं कि आप प्रधानमंत्री ऑफिस ही घेरे हैं, दिल्ली में ही आके उठाएं। आप जिस जिले में है, जिस कस्बे में है, जिस ब्लॉक में है, वहीं अपने जागरूक लोगों को पकड़ें और वहीं आवाज उठाएं। क्योंकि हमारे पास बेरोजगारों की फौज है, हमारे पास तो कोई कमी है नहीं बेरोजगार आदमी की। तो आप उनको इकट्ठा करें और आवाज उठाएं, तो उस आवाज का फर्क पड़ता है। हर आदमी को अधिकार है, हर कस्बे को अधिकार है कि अपना ज्ञापन किसी अपने डीएम को दे सकता है, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे सकता है, अपनी मांगे लिख कर। लेकिन चूंकि हम इनिशिएटिव ही नहीं लेते, हम सोचते हैं कोई और करेगा, कोई और करेगा। और यकीन मानिए कि जो भी लड़ाई हो रही है, जो भी हम, चाहे वो आरक्षण की लड़ाई लड़ें, चाहे फ्रीडम की लड़ाई लड़ें, चाहे हम अपने 90% समाज की लड़ाई लड़ें, जो लोग लड़ रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, और जिनके लिए लड़ रहे हैं वो आराम से सो रहे हैं। ये हमारी समाज की विडंबना है, तो इसको हमें दूर करना है। ये आपने पहले भी देखा होगा, आरक्षण के मूवमेंट में जो लोग अपनी जान गंवाई या जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, उनको कुछ नहीं होना था, होना तो और समाज को था, जो समाज को पता ही नहीं कि हमारा क्या लूट रहा है। तो इसीलिए अवेयरनेस बढ़ाएं, आप पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को हर कीमत में पढ़ाएं। हम जो सोचते हैं कि हमारा जो प्रोफेशन है, अगर हम लुहार हैं तो हम धंधे में लग जाएं, हमारे जो पिताजी धंधा कर रहे थे वही हम भी करने लगे, हम जो बढ़ई हैं तो वही करने लगे। तो ये माइंड सेट से हमें उभरना पड़ेगा। ये माइंड सेट से जब हम उभरेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी, बच्चे स्कूल जाएंगे। और ऐसा नहीं है, आज की तारीख में एजुकेशन महंगा जरूर हो गया है, लेकिन सस्ते एजुकेशन भी अवेलेबल हैं, सस्ते एजुकेशन भी अवेलेबल हैं इस हमारे देश में। तो आपको तलाश करनी पड़ेगी। अभी एटा क्या, एक मैं वीडियो देख रहा था, वो जोश टॉक पे आता है, जोश टॉक, उस पे एक क्या नाम है, कोई समथिंग यादव जी हैं, उन्होंने आईआईटी करके, और उनका मिशन ही यही है कि ग्रामीण में सस्ती शिक्षा कैसे दी जाए। और अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब वो जमाना नहीं है कि आपको स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर को बुलाना पड़ेगा, टीचर की डांट सुननी पड़ेगी। आज की एआई का जमाना है, एआई के जमाने में आप बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन घर बैठे ले सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें बहुत खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो इतनी सस्ती शिक्षा दे रहे हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, इतनी सस्ती शिक्षा दे रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी, जिसको कि खाने के भी पैसे मुश्किल से हैं, वो भी पढ़ सकता है। और उनका मिशन है कि नहीं पैसा है तो भी हम पढ़ाएंगे।
आपने सुपर 30 का नाम सुना होगा। सुपर 30 से 30 IIT हर साल निकलता है, और वो उस बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं जो फाइनेंशियली सक्षम है। आनंद कुमार जो पटना में IIT की कोचिंग चलाते हैं, वो सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पास खाने के पैसे भी नहीं है। रिक्शा वाले का, ठेला वाले का, गुमटी वाले के बच्चे जो बिल्कुल गरीब हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका जज्बा होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने का, शिक्षा देने का। जरूरी नहीं कि हम ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जाकर के ही अपने बच्चों को शिक्षा दें। और जब बच्चे को एक लेवल तक आप शिक्षा दे देंगे तो फिर वो अपने आप समर्थ हो जाएंगे कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन हमें बहुत जल्दी अपने बच्चों को अपने प्रोफेशन में नहीं लाने देना है। ये हमें अपने को भी समझना है और समाज को भी बताना है। तो ये 2 आर्टिकल हमने पढ़ी, बाकी आर्टिकल अगर टाइम मिलेगा तो हम और चर्चा करेंगे। तो ये एक कंपनी है जो नॉन प्रॉफिटेबल काम करती है। नॉन प्रॉफिटेबल का मतलब हुआ हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, हम कोई बिजनेस नहीं करते हैं, हम अवेयरनेस फैलाते हैं, हम लोगों को जानकार करते हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं फंडामेंटल राइट से, इकोनॉमिक जस्टिस से, और जो भी सरकार के प्रोविज़न है उससे। तो हमारा ये काम है कि हम कैसे अवेयर करें सबको और सरकार तक आपकी बात कैसे पहुंचाएं। एक्चुअली चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत हैं, जैसे फिक्की है, आपने नाम सुना होगा, CII है, एसोचैम है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, डिक्की है, बहुत सारे हैं। लेकिन ये कोई आदमी बहुसंख्यक, कोई संस्था जो है बहुसंख्यक समाज के लिए काम नहीं करती है। सब कुछ खास सेक्शन ऑफ पीपुल के लिए काम करती है। और इवन आप उसके मेंबर भी नहीं बन सकते आसानी से। आप फिक्की के या एसोचैम के या CII के मेंबर बनना चाहेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो एक ऐसी चैम्बर चाहिए था जो सबको रिप्रेजेंट करे। इस विचार से कुछ थिंक टैंक जो हमारे सम्मानित लोग हैं सोसाइटी के, उन्होंने सोचा कि एक ऐसी चैम्बर बनाई जाए जिसमें सबका सहयोग हो, और सबकी एंट्री हो इसमें। तो इसी सोच के साथ सबकी बनाई गई और समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नाम दिया गया। जैसे ही हमारी संस्था बनी थी तो हमने, एक्चुअली होता क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स करती क्या है, पहले तो मैं ये बता दूं आपको। पहले से लोग अवेयर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में? लोग जानते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करती है? नहीं जानते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेस पीपुल, बिजनेस टाइकून। जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं ये सारे बिजनेसमैनों की संस्था है। तो सरकार जब पॉलिसी बनाती है, सरकार जब अपना पॉलिसी तय करती है या बजट बनाती है, तो इन सारे चैम्बरों को इनवाइट करती है कि आप बताइए कि हम कैसी पॉलिसी बनाएं, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए क्या पॉलिसी बनाएं, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो ये जितने भी स्टैब्लिश संस्था है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 100 साल पुराने, 70 साल, 80 साल, 90 साल पुराने, ये सारी संस्थाएं जो है हमारे अधिकार की, हमारे प्रॉब्लम की चर्चा नहीं करते हैं, वो अपने प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं। तो जब अपने प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं तो उनकी पॉलिसी भी उन्हीं के हिसाब से बनती है, उन्हीं के फायदे के लिए बनती है। तो हमारा बात कहने वाला, सरकार तक हमारी बात पहुंचाने वाला कोई भी चैम्बर नहीं है। तो बेसिकली उद्देश्य ये है कि जब कल को सरकार पॉलिसी बनाए तो हम ये कह सकें कि सबकी जो है समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये एक मेजॉरिटी ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए जब आप पॉलिसी बनाएं, जब आप बजट बनाएं तो हमें भी बुलाएं। ये अल्टीमेट उद्देश्य है, तभी हम अपने लोगों की बात पहुंचा सकेंगे उन तक। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बजट जो बनता है, अभी 40 लाख करोड़ का बजट है, 40-42 लाख करोड़ का, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। बट ये पैसा कहां जाता है, कहां से आता है, ये किसी आम आदमी को पता नहीं। आम आदमी को इससे मतलब ही नहीं है। वो सोचते हैं बजट आ रही है, हमारा क्या। वो तो चीजें जब महंगी होती है तब उनको समझ में आता है कि अरे ये बजट आया इसलिए महंगा हो गया। तो अब हम जब हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी सरकार के यहाँ, तो हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि ये जो पैसा कलेक्शन आपके पास आया उसको आपने बहुसंख्यक समाज के लिए कितना खर्च किया। ये हमारा अल्टीमेट मोटो है।
तो अभी 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 आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में सरकारी ठेका करीब 60 लाख करोड़ का दिया जाता है, 60 लाख करोड़ का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसमें बहुजनों की संख्या 5% भी नहीं है, नॉट मोर देन 5%। तो ये पैसा कहां जाता है? 95%, 60 लाख करोड़ का 95% कहां जाता है? ये उन्हीं के पास जाता है जिनको ठेका मिलता है। ठेका किनको मिलता है? जो एलिजिबल है ठेका लेने के लिए। एलिजिबल कौन है? जो पहले से समृद्ध है, क्योंकि पॉलिसी वो बनवाते हैं तो पॉलिसी इस तरह बनवाते हैं कि ठेका उन्हीं को मिले, गरीब आदमी को कुछ मिले ही नहीं। अभी बहुत जोर जबरदस्ती के बाद अभी 4% प्रोक्योरमेंट के लिए डिक्की को पावर दिया कि SC/ST का जो बिजनेसमैन है वो 4% सप्लाई कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में हो नहीं रहा है, एक्चुअल में हो नहीं रहा है। तो ये सब चीजें नीचे के लेवल तक लोगों को पता नहीं है। तो ये पता कैसे होगा? जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप सेमिनार में भाग लेंगे, आप पढ़ेंगे, इन चीजों को जानेंगे, शिक्षित बनेंगे, तभी आप समझ सकते हैं कि ये पैसा कहां जाता है और किसका लाभ हो रहा है। अब आप सोचें कि अगर आप 60 लाख करोड़ में 5% आपका हिस्सा जा रहा है, मिल रहा है, तो नुकसान किसका है? हमारे लोगों का नुकसान है कि ना उनके बच्चे पढ़ पाते हैं, ना उनको व्यापार कर पाते हैं, ना वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ये, जबकि जो देश का नेचुरल रिसोर्सेज है, जो देश का आवाज खनिज है, हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, उसमें सबका समान अधिकार है। तो अगर हम 90% हैं तो 90% खनिज पे हमारा अधिकार हुआ, लेकिन वो कहां है? क्योंकि कोई मांगने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बताने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है सवाल, तो कौन आपको देगा? तो ये संस्था ये काम करने की उद्देश्य से बना है कि हम ये आवाज उठाएं कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इस संसाधन में हमारा भी हक है और हमको भी हिस्सेदारी इसमें मिलनी चाहिए। आप देखे होंगे बहुत से जगह आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी लोग धरना दे देता है कि नहीं, यहाँ खदान खुदाई नहीं करने देंगे, तो सरकार को झुकना पड़ता है। ये अलग बात है कि सरकार जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से, अपना फोर्स से उसको डिमोलिश कर देती है। लेकिन ये बात सही है कि इस जंगल जमीन पे सबसे पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासी को है। लेकिन हो क्या रहा है? बड़े बड़े उद्योगपति उसका दोहन कर रहे हैं, बड़े बड़े फॉरेन कंपनियां दोहन कर रही है। तो ये हमारी अज्ञानता और हमारी ना जानकारी की वजह से ऐसा होता है। तो इसीलिए हम आह्वान करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें सबकी से, और जुड़कर आप लोग इसको मजबूत करें। आप यकीन मानिए, अगर हमारी संख्या बल हो जाएगा, मान लो हम कल को 1 लाख मेंबर हो गए, तो कोई सवाल नहीं है कि सरकार हमारी बातों को इग्नोर करे। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी संख्या, सरकार डरती है संख्या से, सरकार डरती है वोट बैंक से। अगर 1 लाख हमारे मेंबर होंगे तो उनके 10 लाख वोट हो जाएंगे। तो सरकार डरती है इस बात से कि अगर इनको हमने नाराज कर दिया तो हमारे वोट नहीं, खराब हो जाएंगे। तो ये हमें मजबूती करनी है, मेंबर बनना है, किसी भी लेवल से मेंबर बनना है। अब हमारा मेंबरशिप 2 तरीके का है। एक तो है शेयर होल्डिंग मेंबरशिप और एक है नॉन शेयर होल्डिंग मेंबरशिप। नॉन शेयर होल्डिंग मेंबरशिप में छोटे लोगों के लिए है, छोटे लोग जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, जो छोटा छोटा व्यापार करते हैं। नॉन शेयर होल्डिंग मेंबर में 2 कैटेगरी है, एक 10,000 का, एक 3,000 का। एनुअल मेंबरशिप है, एनुअल फीस है, आपको साल का 10,000 रुपया देना पड़ेगा, और एक जो दूसरा है वो साल का 3,000 रुपया देना पड़ेगा। इससे क्या होगा आपको? देखो, छूटते ही सवाल पूछते हमारा क्या फायदा है इसमें? देखिए, हर काम फायदे के लिए नहीं होता है। अब फायदा आपको होगा, फायदा ये होगा, कोई प्रॉफिट नहीं देने आएगा आपको फायदा लेना पड़ेगा। अगर आप एक कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे, जिस कम्युनिटी की अप्रोच बड़ी है, जिसका रीच बड़ा है, तो उस कम्युनिटी में बहुत तरह के ऐसे लोग होंगे जो आपका सहयोग कर सकते हैं। वो फायदा है आपका। डायरेक्ट बेनिफिट कोई नहीं है, ये कोई डायरेक्ट फंड ट्रांसफर नहीं है आपके अकाउंट में, लेकिन आप इससे बहुत बहुत लाभ ले सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अपना सर्किल बना सकते हैं, अपने लोगों की पहचान करके आप अपना कोई व्यवसाय कर सकते हैं। मतलब बहुत तरह के फायदे हैं। दूसरी जो मेंबरशिप है वो शेयर होल्डिंग मेंबरशिप है। शेयर होल्डिंग मेंबरशिप में भी 2 तरह के हैं।
एक तो है 1,10,000 शेयर हम देते हैं एक आदमी को, 10,000 शेयर, और दूसरी कैटेगरी में 20,000 शेयर। 10,000 शेयर में 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट है और 20,000 वाले में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। जो बिग बिजनेसमैन है, जिनकी टर्नओवर मोर देन 100 करोड़ है, उनको 2 लाख की मेंबरशिप दी जाती है, और जिनकी 100 करोड़ से नीचे है उनको 1 लाख की मेंबरशिप दी जाती है। फिर 10,000 और 20,000 एनुअल मेंबरशिप फीस है। जो ये सब जो हम प्रोग्राम करते हैं वो हम मेंबरशिप फीस से ही करते हैं। अगर मेंबरशिप फीस हम नहीं लेंगे तो हम फिर शेयर होल्डर का जो शेयर मनी है उसको हम खाना शुरू कर देंगे, तो वो ठीक नहीं है। शेयर होल्डर का जो मनी है वो कॉर्पस फंड है, कैपिटल फंड है, वो उससे हम कोई अपना दफ्तर लेंगे, अपना कोई बड़ा काम करेंगे, या कोई हम बड़े लेवल का सेमिनार करेंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि ये एनुअल मेंबरशिप से और सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से जो पैसा आए उसको हम इस तरह के सेमिनार करने में खर्च करें। ये है सबकी के मेंबरशिप, सबकी के से जुड़ने के मेंबरशिप के नियम कायदे। और कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई बाधा हो जुड़ने के लिए। आपको हम बताएं कि जब हमने बनाई थी सबकी, तो हमने सारे मिनिस्टर को लिखा था कि हमारा एक संस्था बना है SBCCI, जो एक बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जब भी कोई हमारे लिए पॉलिसी बनाएं तो हमें भी इनवाइट करें और हम लोग अपनी बातों को आप तक रखें। मिनिस्टर को लिखा, उसके बाद सारे चीफ सेक्रेटरी को लिखा, भारत सरकार के सारे सेक्रेटरी को, 89 सेक्रेटरी को लिखा। सब जगह से, कहीं से आया कहीं से नहीं भी आया। फिर हमने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, राष्ट्रपति को भी लिखा, सबको लिखा। तो हमारा पर्पस ये था कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें भारत सरकार के यहाँ, कि हम भी एक संस्था हैं जो हम अपने लोगों की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारे पास SME मंत्रालय सबसे एक्टिव रहा इसमें, MSME मंत्रालय से बार-बार चिट्ठी आता है। जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ प्रोग्राम है, आप आइए अपना आदमी को, अपने डेलीगेशन को लेके। तो ये धीरे धीरे एक स्लो प्रक्रिया है, ये बहुत जल्दी कोई हमारे को माइलस्टोन अचीव होने की बात नहीं है, क्योंकि 100 साल से जो लगे हुए हैं वो अब सरकार से कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो हम तो अभी पैदा ही हुए हैं, हम तो 2 साल 3 साल हुआ है हमारा। तो 3 साल का बच्चा जितना कर सकता है उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी दौड़ें उनके साथ। इसमें आप सबका सहयोग रहेगा, और जब मेंबरशिप हमारी बढ़ेगी तब हम उनसे आंख में आंख मिला के बातें करेंगे। ये उद्देश्य है हमारा, ये पर्पस है। तो इसी पर्पस में आप सबका सहयोग चाहिए। और अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है कि हम कैसे जुड़ें और हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसका वेबसाइट भी है हमारा sbcci.net.in। तो आप वेबसाइट पे भी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो हमने अभी तक किया है एक्टिविटी, और अभी जो आपको मेंबर बनना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर किसी का कोई सवाल है इस रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।